हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कंपोज पर। तो इस वीडियो में देखने जा रहे हैं क्लास 10th के सब्जेक्ट संस्कृत का सैंपल पेपर जो कि यूपी बोर्ड के लिए। और इसमें जितने आप सैंपल पेपर में क्वेश्चन देखने वाले हैं सारे मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। तो किसी भी क्वेश्चन को आपने स्किप नहीं करना है, ना ही किसी क्वेश्चन को आपने छोड़ना है। सारे क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सके। और बाकी एक चीज और, जो कि बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम रहते पहुंच सके। क्योंकि बच्चों मैं आपके बोर्ड एग्जाम के सारे सब्जेक्ट प्रिपरेशन कराने वाला हूं, तो इसलिए एग्जाम तक आप मेरे साथ जुड़ जाइए। भले ही एग्जाम के बाद आप चैनल को जरूर अनसब्सक्राइब कर लेना, नो प्रॉब्लम। बट अगर आप एग्जाम तक जुड़ते हैं तो गारंटी है कि आपकी 80+% आके ही रहेगी, अगर आप सच में मेहनत करने वाले और पढ़ने वाले बच्चे हैं तब। ठीक है, अगर सिर्फ आप पास होना चाहते हो तो आप टेंशन फ्री होकर के एनी टाइम कभी भी लास्ट के 10-15 दिन वीडियोस देख लेना, जो लास्ट के 10-15 दिन में आएंगी, तो भी आप पास हो जाओगे। ठीक है, सिर्फ अगर पास होना है तब। तो यहाँ पे आ चुके हैं, देखो देना करते हुए आपके संस्कृत पेपर पर। और यहाँ पे आप देख रहे हैं आदर्श प्रश्न पत्र, विषय संस्कृत आपका, और कक्षा 10, पूर्णांक आपका 70 नंबर, 30 नंबर आपके आएंगे प्रैक्टिकल से। टोटल 3 घंटे 15 मिनट, और 15 मिनट आपके एक्स्ट्रा जो मिलेंगे वो पेपर पढ़ने के मिलेंगे। और बाकी थोड़े से निर्देश जो दे रखे हैं उनको भी पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी, उसके बाद फिर चलेंगे सीधा क्वेश्चन पर। ठीक है, ये सारे फालतू हैं, नीचे वाले पर चलते हैं जो यहाँ दे रखे हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षा हेतु पढ़ने का, और 2 खंडों में पेपर पूरा बांटा हुआ है, आ और बा। आ जो है वो आपका बहुविकल्पीय एमसीक्यू है। एमसीक्यू जो आप आंसर देंगे ये आपको ओएमआर सीट मिलेगी। ओएमआर सीट में क्या होगा, आपको इस तरह के 4 गोले देखने को मिलेंगे, और इनमें से जो आपको आंसर ठीक लगेगा एमसीक्यू में उसको आपने अच्छे से भर देना है, और इंक बाहर नहीं जानी चाहिए। ठीक है, और सिर्फ एक में ही भरना है, ऐसा नहीं कि आप 2 में भर दे रहे हो तो फिर आपका वो पूरा ही गलत हो जाएगा। और आधा भी नहीं भरना है, इस तरह से भी नहीं भरना है। ठीक है, उसको पूरा अच्छे से कर देना है कवर, और एक बाहरी और एक ही गोले को भरना है। ऐसा नहीं कि आपने पहले ये भर दिया फिर उसके बाद आप दूसरा बदल दे रहे हैं, उसमें आपने वाइडनर वगैरह का भी प्रयोग नहीं करना है। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिनमें से सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखा जाए, तथा खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न है। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक उनके सामने दिए गए। तो टोटल 70 नंबर आपके कहां से आएंगे, यहां से आने वाले। तो चलते हैं सीधा फर्स्ट क्वेश्चन पर। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यहाँ पे उपखंड का दे रखा है, बोला है प्रश्न संख्या 1 एवं 2 गद्यांश आधारित प्रश्न है। गद्यांश को ध्यान से पढ़े और उत्तर का चयन करें। तो आपको ये गद्यांश दे रखा है, आपने पूरा गद्यांश को पढ़ लेना है। उसके बाद जो नीचे आपको अभी मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा उसके आंसर देने। ठीक है, वीडियो को रोकिए, इस गद्यांश को पढ़ लीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितने का आंसर आपने दे दिए या आपको गद्यांश से मिल गए। तो पहला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, उक्त गद्यांश का शीर्षक है। तो इस गद्यांश का शीर्षक क्या है वो आपने बताना है। दूसरा नंबर है, शंकरम कश्मीर प्रदेश से जन्म लेवे। तो इसमें से जो आपको ठीक लग रहा है वो आंसर आपने क्या कर देना है, टिक कर देना है। टिक कर देना है यानी उसको भर देना अच्छे से। तीसरा है, गुरु नानक से पितु नाम किम। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या है। गुरु नानक से तो कालू मेहता, ननकाना साहब, रेदास या अंगद देव। तो इसका जो राइट आंसर है वैसे कालू मेहता है, फिर भी अगर आपको कंफर्म करना हो तो उस पैराग्राफ में आप पढ़ सकते हैं। चौथा प्रश्न है, वृक्ष का सलिल पानम कुर्वंती। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जो आपको ठीक लग रहा है उसको आपने भर देना है। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइएगा, तो इसका मैं सॉल्यूशन भी आपको बहुत जल्दी दे दूंगा पूरे पेपर का। 5वां नंबर है, पृथ्व्याम कति रत्नानि संति। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से जो ठीक लगेगा अगला देखते हैं। अभिवादन शिलस्य वृद्धो पसे विनहा श्लोकम की पंक्ति पूर्ण करे। तो यहाँ पे क्या आएगा कि इस जगह पर आप क्या भर सकते हैं कि ये जो श्लोक है आपका, ये कंप्लीट श्लोक ये पूरा हो जाए। तो ये अगर आपको श्लोक याद है तो बहुत इजी है आपके लिए क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन सुक्ति। पाठ से उद्धृत। ठीक है, क्या उद्धृत है, किसके बारे में क्या कहा गया इस श्लोक में, तो वो आपको यहाँ बताना है। 4 ऑप्शन है, लक्ष्य वेद परीक्षा, सुक्ति सुधा, विद्यार्थी चर्या या फिर गीतामृतम। तो चारों में से जो ठीक लगेगा क्लिक कर देना आपने, मतलब टिक कर देना है। 8वां नंबर है, किम नाटकम दृष्ट्वा गंधिनः हृदयम परिवर्तितम। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चारों में से जो ठीक लग रहा है कर देना है क्लिक आपने। अगला है 9 नंबर, नागा नंदस्य नाटकस्य रचयिता अस्ति। तो कौन है इस नाटक के रचयिता। पहला है बहुभूति, उसके बाद 4 ऑप्शन देख लेते हैं, विशाख दत्ता, हर्षवर्धनम या बाण भट्ट। तो बाण भट्ट है, हर्षवर्धन है या फिर विशाख दत्ता है। तो आपने बताना है कौन सा इसका राइट आंसर है। 10वां है, सन्मित्र लक्षण मिदम प्रवदंती संतः कहा अकथ्यत। यानी ये जो बोल है किसके द्वारा बोले गए हैं, दीपक, जसविंदर, आफ्ताब या फिर पीटर। खंड खा है आपका, एक प्रत्याहारा के वर्ण है,
सॉरी इक प्रत्याहार के वर्ण है। कौन से इक प्रत्याहार के? तो आपको जो ठीक लगेगा वो आपने क्लिक कर देना है। अगला है ता का उच्चारण स्थान है, यानी ता का जो प्रोनाउंसिएशन है वो कहाँ से होता है? कंठ, मुर्दा, दंत, ओष्ठ, यानी गले से, मुर्दा से, दांतों से या फिर होठों से। तो आपको जो लगता है कि हाँ इसका जो आंसर है वो आपने उसको भर देना है। अगला है 13 नंबर, हरिवंदे में संधि है। हरिवंदे में कौन सी संधि है? परस्वर्ण संधि, अनुस्वार संधि, श्रुत्व संधि और दुष्टुदंती संधि। ठीक है, बाकी बच्चों ये जो आपका सैंपल पेपर देख रहे हैं इसका पूरा सिलेबस, ठीक है, सिलेबस मैं आपको पहले ही दे चुका हूं पूरा, तो आप एक बार वो सिलेबस भी देख लेना है ताकि आपको ये पता चल जाए कौन कौन से चैप्टर आपके डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, तो आपने पूरा वो देख लेना है ताकि आपको क्लियर हो जाए कौन कौन से चैप्टर आपके डिलीट हो चुके हैं और आप उन चैप्टर को बिल्कुल भी तैयार नहीं करिएगा। अगला है 14 नंबर, नमस्ते का संधि विच्छेद है। नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा? नमः प्लस ते। अगला है 15 नंबर, राज्ञा पद किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है द्वितीय विभक्ति एक वचन बोला है। अगला देख लेते हैं, खा नंबर तृतीय विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति एक वचन या फिर पंचमी विभक्ति बहुवचन। तो जो आपको ठीक लगे आपने भर देना है। 16 नंबर है, वारी पद का षष्ठी एक वचन का रूप है। तो चार ऑप्शन है, वारिणा, वारिणी और फिर वारिणे। तो जो ठीक लग रहा है आपने भर देना है अच्छे से उसको। ठीक है, इस तरह के गोले आपको मिलेंगे OMR शीट में, तो इसको आपने ऐसे 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 करके पूरा भर देना है। ये नहीं कि इसके अंदर आप ड्राइंग करने बैठ जाओ और पेंटिंग बना के छोड़ करके आ जा रहे हैं ना, तो आपने इस तरह से पेंटिंग नहीं बनानी है, पूरा अच्छे से पेपर इसको सॉल्व कर लेना है। अगला देखते हैं, नमामि रूप है। तो नमामि किस चीज का रूप है, किसका रूप है? तो वो आपने यहाँ पे चार ऑप्शन देखने, चारों में से जो ठीक लगेगा भर देना है। 18 नंबर है, भवयु रूप किस लकार का है? ठीक है, तो यहाँ पे लट लगा, लिट लगा, लोट लगा, फिर विधिलिंग। तो अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, प्रतिदिनम में समास है। प्रतिदिनम में देखो कौन सा है, तो यहाँ पे सीधे सीधे आ जाएगा अवयवी समास, क्योंकि प्रति क्या है आपका अवयव शब्द है। अगला है त्रिभुवनम का समास विग्रह करना है। तो त्रिभुवनम का समास क्या होगा? चार ऑप्शन है, चारों में से जो ठीक लगेगा आपने क्लिक कर देना है। आपके जो MCQ हैं वो हो चुके खत्म, अब चलते हैं आपके खंड खा में। खंड बा है, सॉरी यहाँ पे खंड बा और उपखंड खा दे रखा है, वर्णात्मक प्रश्न। तो बोला है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इसमें आप सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कहा है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना है। तो यहाँ पे आपको दोनों गद्यांश अच्छे से देख पा रहे होंगे, तो आपको जो दोनों में से गद्यांश ठीक लग रहा है, जिसकी कहानी आपने पढ़ी है उस गद्यांश की हिंदी आपने लिख देनी है, दोनों में से एक, ये याद रखना। सेकंड नंबर पर चलते हैं, निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश लिखना है। कवि कुल गुरु कालिदासा या फिर विश्व कवि रविंद्र, या तो कालिदास या फिर रविंद्र के बारे का, रविंद्र का जो पाठ था, दोनों में से किसी एक पाठ का पूरा आपने हिंदी में सारांश लिखना है। और यहाँ पे तीसरा छूट गया, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, 4 नंबर का। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक का हिंदी में व्याख्या करनी है, हिंदी में लिखना है उसको। तो 2 श्लोक आपको दे रखे हैं, दोनों श्लोक आप अच्छे से देख लीजिए, अगर दोनों में से किसी एक का आता हो तो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति की हिंदी में व्याख्या कीजिए। अब आपको यहाँ पे 3 सूक्ति दे रखी हैं, तीनों में से एक की व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, थोड़ा सा छुप गया, इसको कर लेता हूँ मैं ऊपर। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखना है। अब संस्कृत में अर्थ लिखना है, टोटल 2 श्लोक दे रखे हैं, इनका संस्कृत में अर्थ लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या कहा है, 6 नंबर में, निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण हिंदी में लिखना है। तो टोटल आपको महात्मा गांधी दे रखा है, ठीक है, दूसरा दे रखा है जीमू वाहन और तीसरा दे रखा है दीपक। तो इन तीनों पाठों के क्या करना है, चरित्र का चित्रण करना है। तो ये आपके विद्यालय में आपको सिखा दिया गया होगा, नहीं सिखाया तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी दूंगा, बस एक कमेंट में प्यारा सा लिख दीजिएगा कि आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कहा है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर संस्कृत में लिखना है। किसी एक प्रश्न का उत्तर किस में लिखना है, संस्कृत में लिखना है। बहुत ही इजी है, देखो आपको 3 प्रश्न दिख रहे हैं, तीनों आप देख रहे होंगे। उपखंड खा है, निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक में निर्देशानुसार विभक्ति का नाम लिखना है। सिर्फ आपने विभक्ति का नाम लिखना है इसमें। तो रामम, वृक्षात या फिर विद्यालय, इन तीनों में अंडरलाइन है, तो तीनों में से किसी एक पर विभक्ति का नाम लिखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसी एक पद में प्रत्यय शब्द लिखना है। प्रत्यय लिखना है श्रुत्वा, गंतुम, पठनीय या अजा। तो इन चारों में एक प्रत्यय लिखना है, एक का लिखना है, ठीक है, एक पद में प्रत्यय लिखना है। अगला है, निम्नलिखित में से किसी एक का वाच्य परिवर्तन कीजिए। 3 है, 3 में से किसी एक का क्या करना है, वाच्य परिवर्तन करना है। आपने वाच्य परिवर्तन सीख लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी 3 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। टोटल 5 वाक्य है, 5 में से 3 का
किसमें करना है, संस्कृत में अनुवाद करना है। हिंदी में आपको वाक्य दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्यों में निबंध लिखना है। टोटल आपको 5 विषय दे रखे हैं, 5 में से किसी एक पर आपने 8 लाइनें लिखनी है, 8 पंक्तियां लिखनी है। सदाचार है, सत्संगति है, राष्ट्रीय एकता है, पर्यावरण है और विद्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित पदों में से किन्हीं 2 पदों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग करना है। गणेशाय त्वं सदा अत्र गच्छाम। तो टोटल यहाँ पे क्या करना है आपको, इसका संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना है। टोटल कितने का, 2 का, 5 में से। तो इसी के साथ बच्चों आपका जो संस्कृत का सैंपल पेपर था जो यूपी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका था, तो वो आपको मैंने पूरा दे दिया है। अगर इसके बाद भी कुछ डाउट आपके मन में रहेगा, और चाहे वो सिलेबस से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो चीज आपको किसी भी सब्जेक्ट से, जरूरी नहीं कि संस्कृत से, किसी भी सब्जेक्ट से आपको पूछनी हो, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला हुआ है और रिप्लाई आपको तुरंत मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप 4 दिन बाद या 5 दिन बाद आपको रिप्लाई देखने को मिलेगा, तुरंत रिप्लाई मिलेगा। और बाकी एग्जाम तक आप जुड़ जाओ, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कराने वाला हूँ। लास्ट ईयर भी कराई, इस साल भी कराऊंगा। लास्ट ईयर से अच्छी इस बार और कराने जा रहा हूँ, क्योंकि पिछले साल अभी चैनल स्टार्ट किया था तो उतनी नॉलेज नहीं थी। ठीक है, किस तरह से हम दे सकते थे पेपर, बस इस साल तो क्या है, बाकी सब सेटअप है हमारे पास। बस आपको बताना है कि क्या चीज आपको चाहिए। बाकी उससे पहले बहुत कुछ देने वाला हूँ मैं आपको एग्जाम से संबंधित, तो बस जुड़े रहिए चैनल के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और आप सभी को बेस्ट विशेस आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।